देखिए, हाथरस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने सख्त टिप्पणी की। मिरर नाउ ने कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की कॉपी एक्सेस की है। हाईकोर्ट का मानना है कि पीड़ित के अंतिम संस्कार के पालन पर डीएम की प्रतिक्रिया से वो संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि पीड़िता के मृत्यु में भी गरिमा के मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी या फिर सीबीआई को अपनी जांच पूरी तरह से गोपनीय रखनी होगी, इसे सार्वजनिक नहीं करना होगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हुए पीड़िता के परिवार की सुरक्षा भी निश्चित करने के लिए कहा है। तो हम आपको बता दें कि हाथरस मामले की सुनवाई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने की तो बेहद सख्त टिप्पणी जो है वो यहां पर की गई। हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता के अंतिम संस्कार के पालन पर डीएम की प्रतिक्रिया से वो संतुष्ट नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, जाहिर तौर पर बेंच ने सख्त टिप्पणी की है और सिर्फ इस बात पर नहीं कि आखिर पीड़िता का शव जिस तरह से अंतिम संस्कार उसका किया गया, डीएम ने जो कुछ भी जवाब दिया उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। जी अनुया, देखिए दो अहम बातें हैं जो कोर्ट ने पूरी इस मामले का संज्ञान लेते हुए कही, और इनमें से दो में से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तीनों जो ऑफिसर्स थे, चाहे वो एसीएस होम हो अवनीश अवस्थी, चाहे वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो जो कि प्रशांत कुमार हैं, और चाहे तो डीएम हाथरस थे प्रवीण कुमार, तीनों की बातों से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि तीनों ने एक ही बात कही कि जो क्रिमेशन कराया गया वो इस कारण को कराया गया क्योंकि उनको डर था कि कुछ वायलेंस हो सकता है, और ये जो डिसीजन था वो पूरा कलेक्टिव डिसीजन था और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही लिया गया। तो कोर्ट का जो सीधा जवाब था, कोर्ट ने ये बोला कि आप केवल एसपी को हटाया, अगर आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे डिसीजन लिया तो केवल एसपी के ही खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई, डीएम के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था जो कोर्ट की तरफ से था। हालांकि उस पर कोई जवाब नहीं दे सका, लेकिन कोर्ट ने ये बात बोली। और दूसरा जो है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आपको याद होगा अनुया, जिस समय केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लोकल पुलिस ही कर रही थी और एसआईटी बस आई थी, तभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बात बोली थी कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख करके गई थी। उसका भी संज्ञान कोर्ट ने लिया और ये कहा कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, आपको पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के और पुराने जो कोर्ट के आदेश हैं वो याद नहीं है कि केवल एक ही जो एविडेंस है यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख करके ही कैसे कोई ये कह सकता है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। बहुत सारे एविडेंसेस जो होते हैं वो भी केसेस से जुड़े होते हैं। तो उस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बोला कि हाँ, मुझे मालूम है इसके बारे में। तो ये सारी बातें, ये दोनों जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट की तरफ से किए गए। फिलहाल 2 नवंबर को इसके ऊपर 2 नवंबर को इसके ऊपर हियरिंग है। 2 नवंबर को कोर्ट ने ये बोला है कि जो एसपी हाथरस जो कि सस्पेंडेड थे वो, और जो साथ जो डीएम हैं उनको अपना पक्ष रखना होगा। अब देखना ये होगा कि वो क्या पक्ष रखते हैं। ठीक है आलोक, मेरे साथ बने रहिए आप। देखिए, हाथरस पीड़ित के सबसे बड़े भाई का बयान जो है वो सीबीआई टीम द्वारा जांच के पहले दिन दर्ज किया गया। सूत्रों का कहना है कि उसके बयान में भिन्नता पाई गई है। सीबीआई उसके भाई द्वारा यूपी पुलिस के दिए गए बयान को क्रॉस चेक करेगी, कुछ और राउंड की पूछताछ यहां पर की जाएगी। आलोक, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? यहाँ जो बड़े भाई ने बयान दिया था वो पुलिस के सामने कुछ और, सीबीआई के सामने कुछ और, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जिन्होंने देखिए, अगर हम इस केस को शुरुआत से देखें तो शुरुआत में ही चीज़ें थी। पुलिस कह रही थी कि शुरुआत में परिवार ने कुछ और बातें कही थी, उन्होंने रेप के बारे में नहीं कहा था। बाद में वो रेप सेक्शन जोड़ना पड़ा जब लड़की का भी बयान आ गया। लड़की ने मरने से पहले जो बयान दिया वो 4 लोगों का नाम लिया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सीबीआई को काफ़ी ध्यान रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करना है। इसी के कारण से जो सीबीआई ने जब कल इन्वेस्टिगेशन किया तो सीधे स्पॉट पे गए और स्पॉट पे जा करके उन्होंने रिक्रिएशन किया। लड़की के भाई को बुलाया, जो कि यही भाई वही है जो जिसने क्लेम किया कि उसी ने ही लड़की को इंजर्ड हालत में देखा था और मां ने देखा था। तो इसी कारण से लड़की के भाई को और मां को दोनों को बुलाया गया स्पॉट पे उनसे वहां पर एक स्टेटमेंट और कोलैबोरेशन किया गया। क्या क्या सीक्वेंस थे वो किया गया। उसके बाद सीबीआई की टीम दोबारा जो दूसरा स्पॉट था जिसको हम कहेंगे क्रिमेशन वाला, वहां पर भी गई। तो इसका मतलब यह है कि सीबीआई दोनों मामलों की जांच कर रही है, यानी कि जो मेन इंसिडेंट हुआ था वो और साथ में क्रिमेशन जो हुआ था उसमें क्यों किया गया वो भी जांच कर रही है। और
और उसके बाद सीबीआई की टीम तुरंत घर पे गई, घर पर आधे घंटे बिताया उन्होंने और आधे घंटे पूछताछ भी किया परिवार से। उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि जो लड़की का भाई है जो उसको उसके कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है, इसके कारण इसको लेकर के जा करके पूछताछ करनी है। उसके बाद लेके गए, उसके साथ 3-4 घंटे की पूछताछ किया और उसके बाद उसको घर पे आने दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अगर हम कहें तो डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने बहुत कम मामलों में देखा है कि जो विक्टिम फैमिली है उसको कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लेकर के जा करके जिस तरीके से कल लेके गए। मीडिया वालों ने भी सवाल जवाब किया सीबीआई से कि आप ऐसे कैसे ले जा रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो ले जा करके 3 घंटे के बाद उसको छोड़ भी दिया। तो ये एक अपने आप में कुछ ना कुछ ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं जिसको सीबीआई ढूंढ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक बात मैं अहम बता दूं, अभी मां के साथ भी पूछताछ इसी तरीके से हो सकती है और बाकी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी पूछताछ हो सकती है। जी अनुया। ठीक है आलोक, शुक्रिया आलोक इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।